की बात हो रही है, एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम महिलाओं की बात अभी कर रहा हूँ। अभी भी शाहबानों के मामले का ज़िक्र होता है। कॉम्पेंसेशन आज भी उनके लिए अनएड्रेस्ड है। तलाक अपने तरीके से है, निकाह भी है तो 4 महिलाएँ बीवियाँ हो सकती हैं। कहा ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार यूसीसी ला ही रही है, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए। यह बात आप मानते हैं या फिर ये सारी महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए, हर नागरिक के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ कि यूसीसी आ रहा है ताकि दोबारा से शाहबानो जैसा केस ना हो सके, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी संवैधानिक पीठ थी, उसने देश के संविधान के हिसाब से एक फैसला दिया कि 72 रुपये, महज़ 72 रुपये सालाना वो देना है। देना है। अब उन्होंने एक संवैधानिक पीठ ने कानून का इंटरप्रिटेशन करके बताया, जो हमारे यहाँ हाईएस्ट बॉडी है, इसका डिसीजन फाइनल होता है। अब कांग्रेस सरकार ने उस फैसले को उलटने का काम किया। ऐसा दोबारा ना हो कभी आगे जाकर कि वो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको ऐसा ना देखना पड़े, ऐसा समय ना देखना पड़े, इसलिए यूसीसी भी जरूरी है। अभी एक ताज़ा घटना चल रही है सैम पित्रोदा को लेकर के। आज उनका एक बयान है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी मूल के लोगों की तरह दिखते हैं, पूर्वोत्तर के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग कहीं और की तरह दिखते हैं, और प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत ऐतराज़ किया है। उन्होंने रैलियों में कहा है कि अभी तक मुझे गालियां दी जा रही थी तो मैं सह रहा था, मेरे देश के लोगों को ये नस्लभेदी टिप्पणी करके गालियां दी जा रही हैं और वो साहब दे रहे हैं जो साहबजादे के गुरु हैं, मेंटोर हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं, जिनका आपने अभी वर्णन किया, मैं मानता हूँ ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है उनकी। वो ना तो भारत को समझते हैं, ना सनातन को समझते हैं। शायद दुनिया भारत को, सनातन को उससे बेटर समझ रही है इन लोगों से। देखिए, विडंबना तो ये है कि जब भी भारत की गौरव की बात आती है, तो जब तक भारत की बात पश्चिम नहीं करता, तब तक हमारे लोग उसको नहीं मानते। ये वाकई अपने आप में एक विडंबना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब प्रोफेसर मैक्स मूलर ने और थॉमस एडिसन ने पहला साउंड रिकॉर्ड करना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो पहले ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा है, उसको प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, पहली आवाज़ जो रिकॉर्ड हुए उसी ग्रंथ की होनी चाहिए। ये उसका महत्व है, उसकी मान्यता है। और ऐसी बातें हज़ारों मील दूर एक अमेरिका में या किसी कंट्री में बैठ के करना बहुत आसान है। ना तो आप लोगों की भावना समझते हैं, ना आप लोगों के बीच में जाते हैं, ना आप समझते हैं कि लोगों के क्या एहसास है। क्योंकि भारतीय होने का जो एहसास है, जो गर्व है, वो महसूस करने के लिए आपको भारत का हिस्सा होना पड़ेगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इंग्लैंड से पढ़े, लंबे समय तक आप इंग्लैंड में रहे हैं, अभी भी बाहर जाते रहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। पहले जब जाया करते थे और अब जब नरेंद्र मोदी के 10 साल हो गए हैं, अब जाते हैं, दोनों में भारत की इमेज को लेकर के, इज्जत को लेकर कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत फ़र्क महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट था और मैं पढ़ता था इंग्लैंड में, तो उस दौरान की बात है कि जब हम लोग जाते थे अपना नीला पासपोर्ट लेकर, तो हमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, चाइना को एक ही श्रेणी में, एक ही तरीके से देखा जाता था। आज जब आप अपना पासपोर्ट लेके जब जाते हैं, तो एक इंडियन सिटीज़न को, भारतीय नागरिक को, एक बहुत ही रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है। नज़रिया शायद हमारे लोगों का, देश में कुछ लोगों का हमारे बारे में उतना अच्छा नहीं है जितना दुनिया का हमारे बारे में बदल गया है। एक और बात, मैं हर साल देखता हूँ कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, एमआईटी के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो आपसे क्या जानते हैं, क्या पूछते हैं, आप क्या बताते हैं उनको? देखिए, एक इंग्लिश की बहुत पुरानी कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये बच्चे आते हैं, मिलते हैं, एमआईटी के, हार्वर्ड के बच्चे आए, लगातार पिछले 2 साल से आ रहे हैं, अलग अलग बैचेस में पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के। तो उनका मेन इशू इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया के अंदर जो ये अमूलचूल परिवर्तन और बदलाव आया है पिछले 10 साल में, इसको लेकर जो उनकी जिज्ञासा है, इसके ऊपर ही उनके ज़्यादातर सवाल केंद्रित होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बताता हूँ कि पिछली बार एमआईटी से बच्चे आए, तो मैंने उनको डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की बात की, यूपीआई की बात की, उनको बताया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम बने हैं और उसका क्या महत्व है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए।
तो उनमें से एक बच्चे ने बाहर जाते ही यूपीआई ऐप डाउनलोड की, रेडी वाले के पास गया, उसने एक आइसक्रीम खरीदी, सॉफ्टी खरीदी और सॉफ्टी खरीद के उसने वीडियो बनाकर अपलोड करके मुझे भेजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे से कुछ सीखना चाह रहे हैं। हज़ारों साल के बाद आज दुनिया हमारे को एक अलग दृष्टिकोण से देख रही है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जो सबसे कॉमन सवाल है, जो अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं जब भी आप फॉरेन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, वो पूछते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा धड़ा युवा है। तो वो उसके होने के बावजूद ज़्यादातर युवा नौजवान देश के प्रधानमंत्री जो कि 70 साल के हैं, उनके प्रति ज़्यादा क्यों देखते हैं, खिंचते हैं, उनका झुकाव उनकी तरफ क्यों है, वनस्पत ऑपोजिशन लीडर के जो उनकी एज के बहुत पास है कंपैरेटिवली। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सक्सेस सबसे बड़ा पुल फैक्टर है। एक सक्सेस स्टोरी है चाय वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री बनने तक, और देश के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया के टॉप कुछ लीडर्स में के तौर पर काबिज होने तक। ये रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिलती। ये रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले हमारे देश के अनेकों प्रधानमंत्री हैं जिनको भी दुनिया में अच्छी नज़र से देखा जाता था, लेकिन दुनिया ने नरेंद्र मोदी को एक एज अ एजेंट ऑफ चेंज देखा है, और वो यह जानना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो प्रबुद्ध लोग हों समाज के, वे जानना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना जल्दी और तेज़ी से बदलाव आ रहा है। ये विडंबना ये है कि उनको दिख रहा है, कुछ लोग देश में जो हैं विपक्षी पार्टियों को, उनको ये बदलाव नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान बदला है, और दुनिया के लोग आकर के आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के लोग कह रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं। ऑपोजिशन कहता है कि नरेंद्र मोदी एक ही काम ज़्यादा करते हैं, वो केदारनाथ जाएंगे, विश्वनाथ जाएंगे, वो महाकाल जाएंगे, और ये यात्राएं होती हैं उनकी, मंदिर मंदिर जाते हैं, ज़्यादातर समय उनका उसी में जाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आस्था का जो विषय है, वो हमारी आस्था हमारे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है, और आस्था के ऊपर किसी को भी कटाक्ष करने का हक नहीं है। वो लोग जो कटाक्ष करते हैं कि भूल जाते हैं कि उन्हीं के पुरखे और पूर्वज वे भी मंदिर जाया करते थे, वो भी मंदिरों से अपना चुनाव शुरू करते थे। अगर ये गलत है तो शायद वो भी गलत था। आप ऐसे अनेकों देशों का उदाहरण देखिए जहाँ पर धर्म शायद बदल गया हो, लेकिन जो वहाँ पर संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति आज भी वही है जो आज से कई सौ हजारों साल पहले थी। जब वे अपनी संस्कृति छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि वो अलग धर्म के अंदर चले गए हैं या अलग धर्म को मानते हैं, तो हम अपनी संस्कृति और प्रथा को कैसे छोड़ दें? अभी तक मैं राज्यसभा के एक इंडिपेंडेंट सांसद से बात कर रहा हूं, लेकिन जवाब जो आपके हैं वो ये बताते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं और बीजेपी की फिलॉसफी के साथ आप चलते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं याद आता है कि हमारी 1947 से लेकर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, करना तो छोड़िए, सोचने का भी काम किया होगा, हिमाकत की होगी कि भारत एक विकसित देश के तौर पर काबिज हो सकता है। ये वाकई एक हिमाकत शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम तो हमेशा गरीबी हटाओ में लगे रहे। हम तो हमेशा मूलभूत चीज़ें, सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, क्योंकि यही चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हम यही नहीं दे पाए। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सोच के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोशिश की है, आपने एक रोड मैप के तहत, एक संयोजित प्लान के तहत उस पर काम किया, काम करने का रिजल्ट निकला, और आप उससे संतुष्ट होकर बैठ नहीं गए, आप उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप, नरेंद्र मोदी तो 25 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन वो आज प्लान बना रहे हैं कि 25 साल बाद भारत कहाँ होगा। ये चेष्टा इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं करने की कोशिश की, ना सोचा, ना समझा, ना ही सोचा कि ऐसा संभव भी हो सकता है।
तो मैं क्यों ना करूं उनकी तारीफ। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें तीसरा टर्म दे दीजिए तो 2047 में विकसित भारत होगा, उसकी बुनियाद पड़ जाएगी। तीसरा टर्म क्यों, 10 साल में क्यों नहीं किया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद शुरू किए हैं, उनको पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए अगले 5 साल भी बहुत जरूरी हैं। भारत एक टाइम पे चाइना से आगे होता था, और जब 79 के बाद चाइना में लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई और उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोलना शुरू किया, तो हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। और आप इसी की वजह से आप देखें कि हम लोग चाइना से आगे होते थे एक टाइम पर, और अब चाइना हमसे कितने आगे निकल गया है। आज की दुनिया में लड़ाई वेपन्स की नहीं है, अर्धसेना की नहीं है, अर्थव्यवस्था की है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था होए जो हमारे को एक विकसित देश के तौर पे दुनिया में पहचान दे सके, तो नरेंद्र मोदी का 5 साल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए, भारत को जो उसकी पोजीशन है दुनिया में वो प्राप्त करने के लिए अगले 5 साल बहुत ज़रूरी है।